नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत कुछ जानने और सीखने को है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? साथियों, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला सिपाही का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले ये वीडियो देखिए आप लोग। कौन है आपके? ये हमारे कजिन है। कजन है? ये सुबह शाम रात को आते हैं? कब आए? चोरी रात छुपे में? कौन आए रात में? डेली आते हैं ये। खैर, मैडम के झूठ बोलने और कॉन्फिडेंस की तात देनी पड़ेगी साथियों। आइए जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहें, यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपकी शादी अभी भी अस्तित्व में है, अर्थात ना तो आपके पति या पत्नी की मृत्यु हुई है और ना ही तलाक हुआ है, फिर भी यदि आप किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं या फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो इसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारणों के बारे में, यानी किन वजहों से लोग ऐसा करते हैं। इसका पहला कारण है दोस्तों इमोशनल अफेयर। ये आमतौर पर किसी के साथ स्पेशल रिलेशनशिप के रूप में शुरू हो सकता है। इसे दिल का रिश्ता भी कहते हैं। इसमें उम्र का कोई भी बंधन नहीं होता है। दरअसल आजकल के तनाव भरे माहौल में लोग सुकून के पल तलाशते हैं। खास तौर पर विवाहित पुरुष चाहते हैं कि घर पहुंचने पर पत्नी उनकी बातों को सुने समझे, लेकिन घर के कामों व ऑफिस के बीच उलझी हुई पत्नी जब ऐसा नहीं कर पाती है, तो व्यक्ति ये सुख कहीं बाहर तलाशने की कोशिश करता है। अधिकतर केसेस में देखा गया है कि कुछ विवाहित लोग अपने साथी को भावनात्मक लगाव नहीं प्रदान कर पाते हैं या फिर अपनी व्यस्तता के कारण अपने साथी को जरूरी समय नहीं दे पाते। सिंपली हायर द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार ऐसा अफेयर्स अक्सर ऑफिस में एक साथ काम कर रहे कलीग्स के बीच में होता है। ऐसे रिश्ते में लोग सेक्सुअली कम बल्कि इमोशनली एक दूसरे से ज्यादा अटैच होते हैं। इस वजह से कुछ लोग इमोशनल अफेयर्स में कोई बुराई नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि यह सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव है, इसका उनके वैवाहिक जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जीवन में उपेक्षा झेल रहे व्यक्ति का बाहर किसी दोस्त के साथ स्वस्थ संबंध बनाना गलत नहीं है, अगर उस नए संबंध के कारण उसे खुशी के 4 पल मिल जाते हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं होती है। ऐसा कई लोगों का मानना है, जो कि काफी ज्यादा सही भी है। मैरिटल अफेयर का अगला कारण है रोमांटिक अफेयर्स। ऐसे मामले तब उभर कर सामने आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी के अलावा कोई दूसरा बंदा या बंदी पहले से ही होती। मैरिटल अफेयर का अगला कारण है साथियों रोमांटिक अफेयर्स। ऐसे मामले तब उभर कर सामने आते हैं जब व्यक्ति के जीवन में जीवन साथी के अलावा कोई दूसरा बंदा या बंदी पहले से होती है। जब किसी व्यक्ति के प्रति लगाव इतना ज्यादा हो जाता है कि आप यह मानने लगते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, इस टाइप के विचार आने लगते हैं, तब इस तरीके के अफेयर जन्म लेते हैं। अगला कारण है साथियों वन नाइट स्टैंड। इस तरह के अफेयर में आमतौर पर जिसका अफेयर चलता है वो शादीशुदा ही होता है। जब वह अपनी मैरिड लाइफ से हताश या निराश हो जाता है तो लाइफ में कुछ नयापन लाने के लिए इस तरीके के रिश्ते बनाता है। ऐसे मामलों में भावनात्मक लगाव बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति एक रात किसी के साथ रहकर खुशी के कुछ पल महसूस करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। इसका अगला कारण हो सकता है साथियों व्यक्ति का सेक्स एडिक्ट होना। जिन व्यक्तियों को सेक्स करने की लत होती है वह भावनात्मक रूप से किसी से जुड़े नहीं होते हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं होते हैं और जानबूझकर अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। सेक्स एडिक्शन की समस्या सिर्फ मॉडर्न या अमीर वर्ग तक ही सीमित नहीं है। कोई भी व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है और यह देखा गया है कि यह बीमारी महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की यौन इच्छाएं इतनी तीव्र होती हैं कि उसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इनफैक्ट किसी किसी केसेस में देखा गया है कि महिलाओं की भी यौन इच्छाएं बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं कि वो भी कुछ भी करने के लिए तैयार होती हैं। जैसे रेबेका वार्कर नाम की एक महिला बताती है कि दिन में 5 बार सेक्स करने के बाद भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती थी। इन सब के अलावा एग्जिट स्ट्रेटजी अफेयर, लव एडिक्ट अफेयर भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब आइए जानते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हमारे प्यारे भारत में क्या स्थिति है और इसके लिए आईपीसी में सजा के क्या प्रावधान निर्धारित किए गए थे। दरअसल दोस्तों, भारत में विवाह एक संस्कार माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि शादी की जोड़ियां स्वर्ग में बनाई जाती हैं भगवान के द्वारा।
और वहीं पर बात करें तो परंपरागत हिंदू विवाह जो होता है साथियों, वो दो प्रकार से होता है। पहला होता है प्रशस्त यानी मान्य विवाह, जिसको सामाजिक स्वीकृति है, और दूसरा होता है अप्रशस्त अर्थात अमान्य, जिसको सामाजिक स्वीकृति नहीं है। फिर इन दोनों के भी चार प्रकार होते हैं, इसको भी आइए समझ लेते हैं। प्रशस्त विवाह में पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें पिता द्वारा अपनी बेटी का विवाह किसी योग्य पुरुष से किया जाता है। वर्तमान में आप इसे सरकारी नौकरी वाला लड़का समझ लीजिए। दूसरा है दैव विवाह, जिसमें जजमान द्वारा अपनी बेटी का विवाह पुरोहित से किया जाता है। और तीसरा है अर्ष, इसमें लड़की के माता या पिता द्वारा लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल दिया जाता है। और चौथा है साथियों प्रजा, इसमें माता पिता द्वारा सिर्फ आशीर्वचन दिया जाता है। बिना किसी दहेज के ये विवाह संपन्न हो जाता है और मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी व्यवस्था हमारे पूर्वजों द्वारा निर्धारित की गई थी। इसे वर्तमान में प्रोत्साहित अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। तो ये तो बात हो गई साथियों प्रशस्त यानी मान्य विवाह की। अब जान लेते हैं अप्रशस्त विवाह के बारे में। इसमें पहला होता है गंधर्व विवाह, जिसे प्रेम विवाह के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है असुर विवाह, इसमें लड़के द्वारा लड़की के माता पिता को भुगतान किया जाता है। तीसरा है राक्षस विवाह, जिसमें जबरन हरण करके विवाह किया जाता है। और चौथा होता है पिशाच विवाह, इसमें लड़की को मूर्छित करके विवाह किया जाता है। इसे अत्यंत ही निम्न कोटि का माना जाता है। फिलहाल विवाह चाहे जैसे भी हो दोस्तों, हमारे यहाँ विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन ही नहीं अपितु दो परिवारों का आपसी संबंध भी होता है। और विवाह में पार्टनर से जिस चीज की सबसे अधिक अपेक्षा की जाती है वो है लॉयल्टी यानी वफादारी। अब अगर विवाह के बाद किसी के भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। आप अपने पास देखते होंगे आसपास कि जो तलाकशुदा महिलाएं होती हैं उनकी आसानी से दोबारा शादी ही नहीं होती है, लोहा लग जाता है दूसरी शादी करने में। तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? इसे व्यभिचार या एडल्ट्री माना जाता है। इसके लिए बकायदा आईपीसी में सजा के प्रावधान भी निर्धारित किए गए थे, जिसे 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिस पर हम अभी आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल दोस्तों इन तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की तुलना में भारत का विवाह का जो मुद्दा है वो अधिक संवेदनशील है। पश्चिमी देशों में तो आप देखते हैं कि 2 शादियां 3 शादियां 4 शादियां इस तरीके से चलती रहती हैं, ये सब कॉमन बात है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। तलाक का रेट भी हमारे यहाँ सबसे कम है पूरी दुनिया। अब आइए जानते हैं कि व्यभिचार या अडल्ट्री के लिए क्या प्रावधान थे। आईपीसी की धारा 497 के तहत अगर कोई पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो उस महिला का पति चाहे तो व्यभिचार या अडल्ट्री के नाम पर इस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था, लेकिन वह अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सिर्फ पुरुष ही बेवफा हो सकता है, महिला नहीं। जबकि शारीरिक संबंध तो दोनों की सहमति से बन रहे हैं, तो महिला के खिलाफ आप एफआईआर या कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से एक प्रकार से अगर हम कहें तो महिलाओं को विशेषाधिकार इस धारा में दिया गया था और उनको एक विक्टिम की तरह ट्रीट किया जाता था। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि महिलाएं पीड़ित हैं, महिलाएं इजी टू इन्फ्लुएंस होती हैं और पुरुष सबसे चालाक शातिर दिमाग के होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप क्लियर हुई। तो मैंने कहा कि एक विशेषाधिकार इस प्रकार से प्राप्त होता था। अगर किसी पुरुष पर अवैध संबंध का आरोप साबित हो जाता था तो इसमें उसे अधिकतम 5 साल की सजा होती थी और जुर्माना भी लगाया जा सकता था। तो इस तरीके के मामले की जो शिकायत होती थी वो किसी पुलिस स्टेशन में भी नहीं की जा सकती थी, बल्कि मजिस्ट्रेट के सामने की जाती थी और सारे सबूत पेश करने होते थे। सबूत पेश करने के बाद जो संबंधित व्यक्ति था, जो उस महिला के साथ एडल्ट्री में इन्वॉल्व था, उसको समन भेजा जाता था। इसके साथ ही इस मामले में शामिल पुरुष की पत्नी भी महिला के खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज करवा सकती थी। इस धारा का एक पहलू ये भी था कि यदि शादीशुदा महिला का पति किसी और स्त्री के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसकी पत्नी अपने पति पर व्यभिचार का केस नहीं दर्ज करा सकती थी। यह भी प्रावधान था। मतलब पत्नी को पति की संपत्ति माना जाता था। फिलहाल मानते तो आज भी हैं, लेकिन आज एक कानून के जरिए प्रोटेक्शन हमको काफी हद तक मिला हुआ है। तो पत्नी पति को परमेश्वर माने और इसी में ही खुश रहे कि बुरा है भला है जैसा भी है मेरा पति है। ठीक है। इसके अलावा ये भी था इसमें साथियों कि यदि पत्नी अपने पति की सहमति से किसी तीसरे पुरुष के साथ सेक्स करे तो भी एडल्ट्री का केस नहीं बनता था। इस तरह से ये जो कानून था साथियों, ये पुरुष और स्त्री दोनों से भेदभाव करता था। इन्हीं बातों को लेकर इटली में रहने वाले एक एनआरआई
श्री जोसेफ साइन जी द्वारा 2018 में आर्टिकल 32 के तहत जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि धारा 497 आईपीसी की ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि यह पुरुषों से भेदभाव करती है और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। मुझे लगता नहीं है कि आपको अनुच्छेद 14, 15 और 21 बताने की जरूरत है, आपने पॉलिटी में पढ़ा हो। इस पर 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 497 महिला की गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करती है, अतः यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। धारा 497 स्पष्ट रूप से मनमानी है, क्योंकि स्त्री पर पुरुष की कानूनी संप्रभुता गलत है। अतः पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, मतलब पति चाहे तो केस दर्ज कराए, तो एक प्रकार से उसको समझ लीजिए कि उस अपनी संपत्ति मानता था। और इस पर उन्होंने कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों ने, कि जो पति है वो पत्नी का मास्टर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी केस हमने आपको बताई थी, आप लिंक कर पा रहे होंगे, कि अगर पति की सहमति के साथ पत्नी किसी तीसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो उस पर भी एडल्ट्री का केस नहीं बनता था। तो इस तरीके से इसमें एक प्रकार से जो अधिक पावर थी वो पति के पास थी। कानून कहीं पर प्रो विमेन था तो कहीं पर प्रो मैन था, ये मामला था। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और साथ ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी ऐड किया कि धारा 497 अनुच्छेद 14 और 15 ये समानता का अधिकार जिसमें हमको मिला हुआ है उसका भी उल्लंघन करती है, क्योंकि यह लिंग के आधार पर भेदभाव करती है। इसके तहत केवल पुरुषों को ही दंडित किया जाता था, ठीक है ना। आगे उन्होंने ये भी कहा कि व्यभिचार गलत या अनैतिक हो सकता है, परंतु व्यभिचार को अपराध मानना एक पुराना विचार है, जिसमें पुरुष को अपराधी और महिला को पीड़ित माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा परिदृश्य नहीं हमको दिखाई देता है। अब आप देखें तो महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ बराबर की भागीदारी हर एक मामले में आपको उनकी नजर। हाँ, ये बात सत्य है कि अभी जितनी स्थितियां उनकी अच्छी होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन हर जगहों पे लगभग कुछ संतोषजनक स्थितियां हमको दिखाई दे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें यह भी ऐड किया, जो विकसित देश हैं उनके यहाँ भी ये माना गया है कि दो वयस्कों के बीच सहमति से होने वाला यौन संबंध गलत या तो अनैतिक हो सकता है, लेकिन इसे अपराध के तौर पर शामिल नहीं किया जा सकता है। इसी चीज को माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोट किया था। यूरोप के जो अधिकांश देश हैं दोस्तों, वो भी इस व्यभिचार या एडल्ट्री को अपराध नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि ये कानून बनाने वाले अंग्रेजों के देश यानी ब्रिटेन में भी व्यभिचार को अपराध नहीं माना जाता है। इसे तलाक के आधार के तौर पर एक कारण जरूर माना जाता है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि इसे तलाक का आधार जरूर बनाया जा सकता है, ग्राउंड उसका बन सकता है। यदि आप अपने पति या पत्नी को चीट करते हुए देख रहे हैं, रंगे हाथ पकड़ रहे हैं, तो इस ग्राउंड पर, इस बेसिस पर आप उससे तलाक ले सकते हैं और आपको तलाक आसानी से मिल भी सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एडल्ट्री अब अपराध नहीं होगा। हालांकि अगर पत्नी अपने लाइफ पार्टनर के व्यभिचार के चलते सुसाइड करती है या वो मेंटली किसी ट्रॉमा से गुजरती है और इस सब के सबूत पेश करती है, तो इसमें सुसाइड के लिए उकसाने का मामला चल सकता है। इस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार को अपराध का दर्जा देने वाली आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने 1985 के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसने इस धारा को बरकरार रखा था। क्या था ये 1985 का ये मामला, आइए इसको भी जान लेते हैं। इसको जानने से पहले 1954 का एक मामला समझ लेते हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट, समस्या, तनाव, चिंता, दुख, दर्द, पीड़ा ना हो। 1954 का मामला है दोस्तों यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बॉम्बे राज्य। मामले में जो संविधान पीठ बैठी थी उसने धारा 497 को संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के पक्ष में किए गए विशेष प्रावधान के रूप में माना था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15(3) विधायिका को महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देता है। तो उसमें ये माना उन्होंने, ये जो 15(3) वाला मामला है कि जिसमें अभी आपने देखा था कि पत्नी को दंड नहीं दिया जा सकता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं दर्ज कराई जा सकती है, तो ये मामला उस समय भी चर्चा में आया था। तो 15(3) के तहत इसको जोड़। फिर 1985 के सौमित्र विष्णु मामले में 3 जजों की पीठ ने 1954 के इस निर्णय को आधार बनाया था। इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देने की मांग को केवल एक भावनात्मक अपील कहकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया था और कहा कि दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाला व्यक्ति भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ी बुराई है। 1988 के बी रेवती बनाम भारत संघ मामले में
तो जजों की बेंच ने इस कानून में लैंगिक भेदभाव की बात को खारिज कर दिया था और इसमें कहा कि कानून में पुरुष ही व्यभिचार का दोषी हो सकता है। तब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि किसी वैवाहिक रिश्ते को तोड़ना घर तोड़ने जैसे अपराध से कम गंभीर अपराध नहीं है और धारा 497 को समाप्त करने से यह कहते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया कि यह नीति का सवाल है, न कि संवैधानिक। अब एक बात ये भी जान लीजिए साथियों कि सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने इस धारा को जनरल न्यूट्रल करने की भी बात कही थी, यानी चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर कोई भी व्यभिचार या एडल्ट्री का दोषी पाया जाता है तो दोनों को दंड मिले। इस पर तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा साहब ने यह कहा था कि दो लोगों के प्राइवेट लाइफ में घुसने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अभी आपको शुरुआत में भी मैंने बताया था कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, तो ऐसा करना निस्ता में अत्यधिक घुसपैठ होगी। यह संविधान द्वारा प्रदत्त आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। आप सभी लोगों का हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।